नमस्कार दर्शकों, आपका आज के इस कार्यक्रम में स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त हर्ष। और दर्शकों, आज हमारे साथ मौजूद है हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता कुलभूषण खजूरिया जी, जो देंगे आपको, मुझे और हम सबको कानूनी सलाह। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है सर। सो गुड टू सी यू। नमस्कार, धन्यवाद। दर्शकों, आज हम कुलभूषण खजूरिया जी से जानने वाले हैं मानहानि के बारे में। जी हाँ, डेफेमेशन जिसे कहा जाता है। तो मानहानि के बारे में कुलभूषण जी आज हम आपसे जानने वाले हैं। कहा यह जाता है, अगर हम बात करें, अक्सर जब भी दो लोगों के बीच में कोई ना कोई डिस्प्यूट हो जाता है, कहीं ना कहीं मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाता है, तो हमेशा अक्सर हम देखते हैं टेलीविज़न पे भी और पहले अखबारों में भी हम पढ़ा करते थे कि मैं आपके ऊपर मानहानि का मुकदमा कर दूंगा, मैं आपके ऊपर डेफेमेशन का मुकदमा कर दूंगा। तो सर, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, मानहानि जब हम बात करते हैं, डेफेमेशन की जब हम बात करते हैं, ये है क्या? हर व्यक्ति को इस समाज में सम्मान के साथ जीने का हक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 हमें ये अधिकार देता है कि हम आत्मसम्मान और समाज में सम्मान से जिएं। यदि कोई व्यक्ति हमारे सम्मान को किसी भी तरीके से ठेस पहुंचाता है या पहुंचाने की कोशिश करता है, तो वो मानहानि की परिभाषा में आता है। जी। और सर, कहा यह जाता है कि जो इंसान का जो सम्मान है उससे बढ़कर कुछ नहीं होता। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमें काफ़ी ऐसे राइट्स दिए गए हैं। हम राइट टू इक्वालिटी की बात करें, फ्रीडम ऑफ स्पीच की, एक्सप्रेशन की बात करें, तो वो भी कहीं ना कहीं हमारी जो राइट्स हैं उनको इफेक्टिवली उनका ध्यान रखते हैं। सर, मैं ये जानना चाहूँगा, मानहानि की जब हम बात करते हैं, आपने बड़ा एलाबरेटली डिस्क्राइब किया कि अगर कोई भी व्यक्ति आपकी इज्जत पे ठेस लगाने की कोशिश करता है तो कहीं ना कहीं वो आपकी मानहानि करता है। सर, अगर कानूनी उस पे हम जाएं तो मानहानि या डेफेमेशन कितने प्रकार की हो सकती है? मानहानि दो प्रकार की होती है। एक आपराधिक है, क्रिमिनल डेफेमेशन जिसको आप कहेंगे। जी। वो इंडियन पिनल कोड की धारा 499 के तहत एक अपराध है। हमारे सम्मान को बचाए रखने के लिए उसमें प्रावधान किया गया है, यदि कोई भी व्यक्ति हमारे सम्मान को ठेस पहुंचाता है तो उसके खिलाफ 499 के तहत हम कंप्लेंट दायर कर सकते हैं अदालत में जाकर जी। कि मेरे सम्मान को इस व्यक्ति ने ठेस पहुंचाई है, इसलिए इसके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जाए। इस नियम के अनुसार जी। उसको सज़ा भी हो सकती है। अगर हम अदालत में इस मुद्दे को साबित कर दें कि मेरे सम्मान को इस एक पर्टिकुलर व्यक्ति ने ठेस पहुंचाई है, तो उस परिस्थिति में उसको 2 वर्ष साधारण कारावास और जुर्माने का प्रावधान है। इसके साथ ही जो दूसरा आता है वो आता है सिविल डेफेमेशन। जी। उसमें हम डैमेजेस क्लेम करते हैं। अगर कोई व्यक्ति कि हमारे खिलाफ, हमारे सम्मान के खिलाफ कोई भी इस तरह का मुद्दा समाज में उछालता है, ले जाता है, जो कि तथ्यों पर आधारित नहीं है और हमारे सम्मान को ठेस पहुंचती है, तो उसके खिलाफ हम सूट फॉर डैमेजेस कर सकते हैं। जी। सर, जैसा आपने जिक्र किया कि मानहानि 2 प्रकार की हो सकती है, चाहे वो सिविल डेफेमेशन की हम बात करें या फिर क्रिमिनल डेफेमेशन की बात करें, तो इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? मतलब कि क्या इन दोनों के जो क्राइटेरियाज़ होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, या अगर किसी व्यक्ति को ये लगता है, अगर मुझे ये लगता है कि मेरी मानहानि की गई है, पब्लिक प्लेस में मुझे कुछ कहा गया है और मुझे ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल ही झूठ था, तो क्या मैं सिविल डेफेमेशन और क्रिमिनल डेफेमेशन दोनों कर सकता हूँ, या उसके लिए कोई डिफरेंट मापदंड है? उसमें दोनों किए जा सकते हैं। जहाँ तक बात है क्रिमिनल डेफेमेशन की, क्रिमिनल डेफेमेशन में मानहानि करने वाले व्यक्ति को सज़ा दी जा सकती है, सज़ा का प्रावधान है, पर उससे हम अपने नुकसान, जो हमारे आत्मसम्मान को, सम्मान को नुकसान पहुंचाए, उसकी भरपाई नहीं हो सकती है। उसके लिए हमें सिविल कोर्ट में ही जाके सूट फॉर डैमेजेस डालना पड़ेगा। हमें अदालत को बताना पड़ेगा कि मेरा जो सम्मान था जनता की नज़र में इतना था, उससे मेरे सम्मान को नुकसान हुआ है, तो उसकी जो भरपाई जो है एक पर्टिकुलर अमाउंट के साथ की जा सकती है। जी। सर, आप इतने सीनियर एडवोकेट हैं एचपी हाई कोर्ट के, तो मैं ये जानना चाहूँगा, अक्सर हम देखते हैं जब भी आप कोई केस फाइल करते हैं तो उसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए। तो अगर मैं डेफेमेशन की बात करूँ, तो डेफेमेशन को जब हम कहते हैं कि ये चीज़ डेफेमेशन है, एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं मानहानि का जो कानून रहता है? उसमें सबसे पहले तो ये आता है कि व्यक्ति की सम्मान लोगों की नज़र में होता है। जी। हर व्यक्ति अपनी नज़र में सम्मानित है। सम्मानित होना उसकी नज़र में ज़रूरी नहीं है, बट लोगों के नज़र में जो सम्मान उसका गिरता है वो उसको अदालत में ले जाके साबित करना पड़ेगा। वो लोग जो जिनकी नज़र में उसका पहले सम्मान था और उस पब्लिकेशन या उस बात को कहने के बाद उस व्यक्ति के सम्मान में उनकी नज़र में कमी आई है, जिन लोगों के माध्यम से वो प्रूव करेंगे कि पहले हमारी नज़र में इस व्यक्ति की इज्जत बहुत अच्छी थी, पर इस घटना के बाद, इस प्रकाशन के बाद इस व्यक्ति की इज्जत हमारी नज़र में बहुत गिर गई है और ये समाज में आज की डेट में घृणित है। जी। तो उस परिस्थिति में अदालत जो है उसमें अगर वो सिविल डेफेमेशन के लिए गया है, सूट फॉर डैमेजेस किया है, तो उसमें सूट डैमेजेस भी दे सकते हैं।
अगर क्रिमिनल में गया है तो उसमें उसको अपराधी मानकर जिसने भी वो डेफेमेशन की होगी उसके खिलाफ जो है वो सज़ा का प्रावधान किया है। जी सर, जैसा कि आपने जिक्र किया कि अगर डेफेमेशन की बात करें, मानहानि की बात करें, अगर कोई भी पब्लिकेशन मतलब कोई भी आपके खिलाफ कुछ भी प्रकाशन में आता है, चाहे वो न्यूज़पेपर है या फिर कोई मैगज़ीन में कोई ऐसी चीज़ आपके बारे में कही जाती है जो कि बिल्कुल ही झूठ है, तो कहीं ना कहीं आप डेफेमेशन का ये जो मुकदमा ये कर सकते हैं। बट अक्सर हम ये देखते हैं कि लोग अगर किसी को डिफेम करना चाहते हैं तो अक्सर वो उसकी सोसाइटी में जाके उसके बारे में कुछ बोलेंगे, जो उसके फ्रेंड्स हैं उनके पास जाकर कुछ ना कुछ उसके बारे में अपमानजनक चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, किसी के करैक्टर के ऊपर उंगली उठाएंगे, और कई बार आपके रिश्तेदारों के पास जाके कुछ ना कुछ इस प्रकार से बोला जाता है जब भी कोई रंजिश होती है। तो क्या ये सारी चीज़ें भी डेफेमेशन में क्वांटिफाई हो सकती हैं? हाँ बिल्कुल, ये क्वांटिफाई हो सकती हैं। इसको हम कानूनी भाषा की नज़र में अगर हम बोलेंगे तो ये लेबल है। किसी व्यक्ति के बारे में कोई प्रतीकात्मक टिप्पणी करना वो लेबल की परिभाषा में आता है, और उसके हालांकि इसको साबित करना एक बहुत मुश्किल सा होता है, पर अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल स्टॉन्च हो, स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है उसके पास कि इसने ये गलत कहा है, और वो व्यक्ति भी इस बात को अदालत में कहे कि हाँ मेरे पास ए ने बी के बारे में ये बात कही है, तो उसको जो है वो अदालत में ले जाया जा सकता है। जी सर, आपने जैसा कि जिक्र किया कि अदालत में जो एविडेंस की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है, और अगर कोई व्यक्ति आपके खिलाफ कोई प्रकाशन में कोई चीज़ लेकर आ रहा है जो कि गलत है, चाहे वो आपके करैक्टर पे उंगली उठा रहा है या फिर आपकी मॉरल इंटेग्रिटी पे उंगली उठा रहा है या आपके बारे में कुछ भी अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आप उसको कोर्ट में जाके डेफेमेशन में स्यू कर सकते हैं। सर अक्सर हम ये देखते हैं कि आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, सब लोगों के पास स्मार्टफोन है, तो अगर कोई स्मार्टफोन पर रिकॉर्डिंग कर लेता है जहाँ पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के खिलाफ कुछ इस प्रकार की अपमानजनक बातें कर रहा है, तो क्या वो परमिसिबल होगा कोर्ट में, और क्या तब भी आप मानहानि का मुकदमा कर सकते हैं? वो जो है वो निजी संवाद है, उसको आप अदालत में नहीं ले जा सकते हैं जी। उसके लिए आपको उसकी जो इंडिकेटिव है वो थर्ड आदमी तक होनी चाहिए। वो दो आदमियों के बीच का संवाद है, उसको आप डेफेमेशन के उसमें नहीं ला सकते हैं, परिभाषा में नहीं आएगा। जी सर, जैसा कि पहले आपने जिक्र किया था कि जो डेफेमेशन है, जो मानहानि है, वो दो प्रकार की हो सकती है, सिविल डेफेमेशन भी हो सकती है और क्रिमिनल डेफेमेशन भी हो सकती है। तो सर मैं ये जानना चाहूँगा, क्योंकि जहाँ पे क्रिमिनल एंगल आ जाता है, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि डेफेमेशन में क्या ये एक बेलेबल ऑफेंस है या एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है? डेफेमेशन जो है ये बेलेबल ऑफेंस है। इसके लिए जब अदालत में केस चलता है तो उसको बेल आपके लिए अप्लाई करना ही पड़ता है, बेलेबल ऑफेंस है ये। जी, तो कहीं ना कहीं आपको अदालत का दरवाज़ा ज़रूर ठकठकाना पड़ेगा अगर आपके खिलाफ कोई डेफेमेशन का केस दायर कर देता है। जी, हमें अदालत में जाना पड़ेगा, अपना पक्ष रखना पड़ेगा उसमें। जी सर, आपने बताया कि डेफेमेशन क्या हो सकती है, कोई आपके खिलाफ कोई भी आपत्तिजनक चीज़ों के बारे में लिखे या आपकी कोई पिक्चर्स इस प्रकार से भी अगर प्रकाशित कर दे या आपके बारे में कुछ ऐसी चीज़ें बोले जो कि गलत है, तो वो कहीं ना कहीं डेफेमेशन या मानहानि के श्रेणी में आ जाता है। मैं ये जानना चाहूँगा कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मानहानि की श्रेणी में नहीं आती, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं, हम टेलीविज़न पर देखें, रेडियो पर सुने या अखबार में भी देखें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें कही जाती हैं, लिखी जाती हैं जो कि काफ़ी हद तक मैं कहूँ तो सच नहीं होती, और कहीं ना कहीं वो एक इंसान की जो मॉरल इंटेग्रिटी होती है उसको कहीं ना कहीं वो डैमेज करती है। जी, आप बिल्कुल, आज की जो परिस्थिति है उसमें बहुत संजीदा सवाल है ये। इस पर मैं ये कहना चाहूँगा कि मानहानि क्या नहीं है। जी। जो भी प्रकाशन, जो भी एक जनता के बीच में मैसेज आता है जो तथ्यों पर आधारित है, गलत ना हो, वो मानहानि नहीं है। अदालत की रिपोर्टिंग, अदालत में जो कुछ घटित हुआ है, किसी भी गवाह ने बयान दिया, किसी कंप्लेनेंट ने बयान दिया है, उसको आप मानहानि की परिभाषा में नहीं ला सकते हैं। जी। सच्चाई को अगर किसी भी कोई व्यक्ति एक अपनी कंप्लेंट लेके किसी अथॉरिटी के पास जाता है किसी दूसरे व्यक्ति के खिलाफ, और बाद में इंक्वायरी पे ये पाया जाए कि ये कंप्लेंट जो थी ये गलत थी, तो भी वो डेफेमेशन की परिभाषा में नहीं आता है, क्योंकि जो कंप्लेंट की गई है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के लिए की गई है, उस पर इन्वेस्टिगेशन जो थी वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने ही करवाई है। जी, तो उसकी परिभाषा में नहीं आएगा। जी सर, अक्सर हम ये देखते हैं कि अगर हम गवर्नमेंट ऑफिसेज़ की बात करें तो कई बार ये होता है कि जो एक सुपीरियर कर्मचारी होता है, कई बार वो जो उसका जूनियर रहता है उसके ऊपर कहीं ना कहीं कोई आरोप करता है या कोई इस प्रकार की टिप्पणी उसके ऊपर करता है, मतलब उसकी इंटेग्रिटी के ऊपर कहता है या कहीं ना कहीं उसको अब्यूज़ करता है। और कई बार ये भी देखा जाता है कि किसी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसके ऊपर कोई कार्रवाई की जाती है, उसके ऊपर कोई इंक्वायरी बिठाई जाती है, और कहीं ना कहीं जब वो कोर्ट से वो चीज़ जीत जाता है और कहीं ना कहीं ये साबित होता है कि जिस चीज़ का इल्ज़ाम इस व्यक्ति पे लगाया गया है वो सच नहीं है, तो क्या ऐसे मामलों में वो मानहानि का मुकदमा करे या फिर वो डैमेजेस का मुकदमा करे?
जहाँ तक विभागीय जांच की बात है, विभागीय शिकायत या उसके ऊपर की गई जांच की बात अगर हम करें तो मेरा ये मानना है कि वो डेफेमेशन की परिभाषा में नहीं आएगा जी। हाँ, पर अगर कोई अधिकारी उससे पीड़ित हो और खुद को ये महसूस करे कि मेरे ऊपर जो एलिगेशन लगाया गया है वो तथ्यहीन है और उसकी जांच के बाद वो साबित भी हो गया कि तथ्यहीन है, तो वो अपने जो उसकी मानहानि हुई है उसकी डैमेजेस के लिए वो अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकता है कि मेरे ऊपर एक झूठा आरोप लगाया गया। वो जो विभागीय जांच है उसमें वो चीज़ साबित होनी चाहिए। जी। और सर कई बार ये होता है कि विभागीय जांच से भी जब आप मुक्त हो जाते हैं और कहीं ना कहीं उसके बावजूद जब आप नौकरी कर रहे होते हैं तो जो आपके सुपीरियर्स होते हैं या जो आपके साथ आपके कलीग्स होते हैं, आपके जो सहभागी आपके साथ होते हैं, वो कहीं ना कहीं अगर पीठ पीछे इस प्रकार से बात करें आपके खिलाफ़ और कहीं ना कहीं ये कहें कि इसके खिलाफ़ तो कार्रवाई हुई थी, इसके खिलाफ़ तो केस चला था, और कहीं ना कहीं आपको फिर से वो इस प्रकार से एक कोर्ट से आप अक्विट हो जाते हैं, कोर्ट की नज़रों में जो कि सबसे बड़ी एक हमारी अदालत होती है, उससे जब आप बरी हो जाते हैं, उसके बावजूद भी अगर कोई आपके विभाग में कोई इस प्रकार से लोग बातें करें तो आप उनके खिलाफ़ क्या कार्रवाई कर सकते हैं? उनके खिलाफ फिर आपके पास डिपार्टमेंट ही बचता है, विभागीय, वहीं पर आपको कंप्लेंट करनी चाहिए कि ये सब होने के बावजूद भी मेरे ऊपर इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं जो कि गलत है। जो इस तरह का आरोप लगाएगा, अदालत से बरी होने के बावजूद भी अगर किसी कर्मचारी को इस तरह से प्रताड़ित किया जाए तो मेरा ये मानना है कि वो गैरकानूनी है और कार्यस्थल पर किसी भी व्यक्ति को जो है नीचा नहीं दिखाया जा सकता। जी। और सर अक्सर अगर हम महिलाओं को इसमें जोड़ लें, कई बार ये होता है कि महिला कर्मचारियों के साथ लोग अभद्रता करते हैं और उसके लिए खैर क्राइम अगेंस्ट विमेन के सेल भी है और हर ऑफिस में विमेन सेल भी होता है, बट क्या वो चीज़ें भी, उसके लिए अलग कानून भी हैं, बट क्या उसके लिए भी जो महिला हैं वो मानहानि का मुकदमा कर सकती हैं? उसमें दो तरह की बातें आती हैं। एक तो क्रिमिनल एक्शन आता है, पहले तो डिपार्टमेंटल एक्शन आता है, फिर क्रिमिनल एक्शन आता है। तो मानहानि के साथ उसको नहीं जोड़ सकते। जब आप डिपार्टमेंटल या क्रिमिनल एक्शन लेते हैं तो उसको आप उसमें नहीं जोड़ सकते कि मानहानि हो रही है इससे। जी सर, मैं ये जानना चाहूँगा, बहुत सारे लोग हैं जो आपको देख रहे हैं और अक्सर हम ये देखते हैं कि कोर्ट कचहरी कभी ना कभी तो लोगों को जाना ही पड़ता है, और हम तो यही चाहेंगे जो दर्शक देख रहे हैं कि आपको कोर्ट कचहरी ना जाना पड़े, बट अक्सर ये होता है कि कोर्ट कचहरी कोई भी मामला हो तो आपको जाना पड़ता है, और कई बार हम ये देखते हैं कि आपको अन्यथा ही आपके ऊपर केस कर दिया जाता है। और अगर हम देखें कि जैसा कि ये भी आपने जिक्र भी किया कि कई बार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट ही आपके खिलाफ़ केस कर देती है, आप अपने एम्प्लॉय के खिलाफ़ केस कर देती है, या कई बार दो व्यक्तियों के बीच अगर ज़मीन का कोई मुद्दा होता है तो उसमें भी वो एक दूसरे के खिलाफ़ झूठे केस कर देते हैं। तो सर क्या झूठा केस करना किसी के खिलाफ़ आप झूठी शिकायत करते हैं, किसी के खिलाफ़ आप झूठा एविडेंस देते हैं, या किसी के खिलाफ़ आप झूठी FIR दर्ज करते हैं, अगर वो व्यक्ति उससे बरी हो जाता है, वो व्यक्ति उससे एक्विट हो जाता है, तो क्या वो डेफेमेशन का मुकदमा उस व्यक्ति पे कर सकता है, चाहे वो सिविल हो या फिर क्रिमिनल डेफेमेशन की हम बात करें? इसमें जो अदालत की कार्रवाई के बाद कोई भी व्यक्ति बरी होता है या उससे दूसरा पक्ष पीड़ित है तो वो डेफेमेशन की परिभाषा में नहीं आता है। उसके लिए आदमी, जो संबंधित व्यक्ति है, वो अदालत में जाकर सूट फॉर मैलिशियस प्रोसिक्यूशन कर सकता है। उसमें ये आता है किसी के ऊपर झूठा केस दर्ज करना जो है वो अपने आप में अपराध है। वो अगर ये चाहे तो वहाँ पे जाके FIR भी दर्ज करवा सकता है कि मेरे ऊपर झूठा केस दर्ज करवाया था, एक क्योंकि अदालत से बरी हो चुका हुआ है, दूसरा वो उसके लिए मुआवजा अदालत के पास जाके मांग सकता है कि मुझे इसके लिए मुआवजा दिया जाए। जी। और सर अक्सर हम कई बार ये देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति बरी होता है, कई बार ऐसा होता है कि जजमेंट में ये टिप्पणी होती है कि कहीं ना कहीं जो इस व्यक्ति के खिलाफ जो भी आरोप लगाए गए थे वो झूठ थे, वो मिथ्या थे, तो उसके बाद आपने जिक्र किया कि आप सूट फॉर मलिशियस प्रोसिक्यूशन आप डाल सकते हैं। तो सर सूट फॉर मलिशियस प्रोसिक्यूशन और डेफेमेशन किस प्रकार से अलग है, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं डैमेजेस तो हम दोनों में ही कहीं ना कहीं डैमेजेस दोनों में मांगेंगे। जो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन है उसमें आपको बेवजह अदालत में घसीटा गया है, वो उसके लिए आप डैमेजेस मांगेंगे। मानहानि में जो आप डैमेजेस मांगेंगे वो आपके सम्मान को जो ठेस पहुंचाएगी है उसके एवज में मांगेंगे। वो जो आपका क्वांटिफाई किया जाता है वो एक टोकन भी हो सकता है, या जो अमाउंट आपने अदालत के पास डिमांड रखी है कि मेरे सामान को इतने लाख तक की नुकसान पहुंचा है, तो वो उसको टोकन, अदालत जो है उसको टोकन के रूप में भी दे सकती है। ये ज़रूरी नहीं है कि उतना ही अमाउंट दे, क्योंकि रिस्पेक्ट की कोई कीमत नहीं है, वो अमूल्य है। जी सर, जैसा कि आपने जिक्र किया कि एक टोकन भी दे सकती है अदालत, और मैं ये जानना चाहूँगा कि जब कोई व्यक्ति डेफेमेशन कर रहा है, चाहे वो सिविल डेफेमेशन कर रहा है, क्रिमिनल डेफेमेशन में तो आपने कहा कि वो उसको कहीं ना कहीं सज़ा दी जाती है, जब सिविल डेफेमेशन का कोई केस कर रहा है तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ऐसे लगाने पड़ेंगे, और कोर्ट फीस की अगर मैं बात करूँ, और अगर आप मतलब इतना लाख कॉम्पनसेशन मांग रहे हैं या इतने करोड़ आप कॉम्पनसेशन मांग रहे हैं, तो क्या आपको कुछ जमा भी करना पड़ेगा कोर्ट?
उसके लिए आपको जो एक हम उसको ये मान सकते हैं कि कोर्ट फीस होती है, वो कोर्ट का जो खर्चा होता है वो उसके लिए लिया जाता है। वो जितना अमाउंट आप ज़्यादा मांगते हैं वो उसी हिसाब से उसमें अमाउंट लगाना पड़ता है। उसके लिए बाकायदा एक एक्ट में प्रावधान है, उसी हिसाब से आपको करना पड़ता है वो amount। जी सर, जब आप कोई भी केस आप करते हैं मानहानि का, चाहे वो सिविल की अगर मैं बात करूं, तो उसमें आप जब आप कहते हैं कि मेरा इतनी मानहानि हुई है और मुझे इतने लाख या इतने करोड़ दिए जाएं, तो वो किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है? क्योंकि आप इतने सीनियर लॉयर हैं, आपने काफ़ी सारे ऐसे अपने क्लाइंट्स के मानहानि के डेफेमेशन के केसेस किए होंगे, और ये केसेस कहाँ पर आपको फाइल करने हैं जाकर? सिविल कोर्ट में करना होता है। इसमें हाई कोर्ट में जो उसमें बनाया गया है, इसकी पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन कहते हैं इसको, इसमें हमें संबंधित कोर्ट का जो डिफाइन किया गया है उसके हिसाब से करना पड़ता है। मिनिमम अमाउंट जो है आपको सब जज के पास होगा, सीनियर सब जज के पास होगा, फिर डिस्ट्रिक्ट जज के पास होगा। आपको 1 करोड़ से ऊपर करना है तो आपको हाई कोर्ट में करना होगा, फिर जी वो उस हिसाब से उसमें फिर कोर्ट फीस भी लगेगी। उसके लिए बेसिक इंग्रेडिएंट यही है कि हमें अदालत के समक्ष ये लाना होता है कि ए व्यक्ति ने बी व्यक्ति की मान सम्मान को यह प्रकाशन या कहकर या कोई इश्तिहार छापकर या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सम्मान को जो है ठेस पहुंचाई है, और ये इतने सम्मानित व्यक्ति हैं कि समाज में इनके जो मानहानि है वो इस स्तर तक हुई है। जी तो सर, क्या कोई नॉर्मल व्यक्ति, अगर मैं अपनी बात करूं या जो हमारे दर्शक हमें देख रहे हैं, या एक आम जन है, अगर क्या मुझे ऐसा लगता है कि मेरा किसी ने सम्मान पे ठेस पहुंचाई है, मेरे बारे में कुछ अपमानजनक चीज़ें बोली हैं, तो क्या मैं डेफेमेशन नहीं कर सकता? नहीं, आप डेफेमेशन के लिए कर सकते हैं। मैं तभी कहा अदालत जो है उसमें एक टोकन अमाउंट दे सकती है। ये ज़रूरी नहीं है कि पर्टिकुलर अमाउंट जो आपने क्लेम किया वही दे, बट अगर किसी दूसरे व्यक्ति को दोषी ठहराया जाता है कि इसने आपके सम्मान को ठेस पहुंचाई है, तो उसके टोकन के एवज में वो दिया जा सकता है, उसमें कोई बात नहीं। जी सर, जब हम डेफेमेशन की बात करते हैं, मानहानि की बात करते हैं, तो कहा यह जाता है कि लाइबल, डेफेमेशन, स्लैंडर। तो ये जो लाइबल और जो स्लैंडर है, ये क्या चीज़ें, किस प्रकार से ये अलग होती हैं? लाइबल जो है वो इंडिकेटिव है। मैंने जैसे आपको मौखिक रूप से कोई बात कह दी, वो लाइबल में आ गई, किसी के बारे में कह दी, लाइबल में आ गई। बट स्लैंडर जो है उसका प्रकाशन होना ज़रूरी है, कहीं ना कहीं वो छपा हुआ होना ज़रूरी है, लोगों में सर्कुलेट हुआ ज़रूरी है। उसके लिए हम ये नहीं कह सकते कहीं कोई चीज़ प्रकाशित हो गई है बट वो लोगों के बीच में नहीं गई है, उसमें नहीं जाती है, सर्कुलेट नहीं होती है, तो उसको आप डेफिनेशन की परिभाषा में नहीं ला सकते हैं। जी सर, कई बार ऐसा भी होता है कि जैसा हम देखते हैं कि क्रिमिनल जो केसेस होते हैं उसमें आपको बियॉन्ड रीजनेबल डाउट कुछ चीज़ें प्रूव करनी पड़ती हैं। सिविल केसेस में थोड़ा सा जो मार्जिन रहता है वो थोड़ा सा कम रहता है। तो अगर आप 2 केसेस कर रहे हैं, सिविल सूट फॉर डेफेमेशन आप कर रहे हैं, क्रिमिनल आप डेफेमेशन कर रहे हैं, तो ऐसा भी होता है कि आप एक केस जीत जाएँ और एक केस हार जाएँ? क्या इस प्रकार से भी कभी आपने देखा है? दोनों अलग अलग प्रक्रिया है। आपराधिक प्रक्रिया जो है उसमें आपको मेंजरिया जो है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अदालत के समक्ष ये साबित करना पड़ेगा कि इनकी मानसिकता ये थी कि मेरे सम्मान को ठेस पहुंचानी है। जहाँ तक सिविल केस की बात है, जब प्रकाशन हो गया, लोगों के बीच में सर्कुलेट हो गया, तो वो क्लियर है कि आपका मेंजरिया उसमें साबित करने की ज़रूरत नहीं है, वो छप चुका है। तो सिविल के लिए मानदंड अलग हैं, क्रिमिनल के लिए मानदंड बिल्कुल अलग हैं। जी सर, जैसा कि आपने जिक्र किया कि कोई भी चीज़ जब प्रकाशन में आती है आपके खिलाफ, तो कहीं ना कहीं वो एक मानहानि का जो एक इंग्रेडिएंट है वो आ जाता है। आप मानहानि यानी डेफेमेशन का आप केस कर सकते हैं। बट सर, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, सब लोग अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें लिखते हैं दूसरों के खिलाफ, तो क्या वो भी पर्व्यू में आता है मानहानि यानी डेफेमेशन के? जी बिल्कुल, वो IT एक्ट की धारा 66 के तहत बिल्कुल क्लियर है कि वो डेफेमेशन की परिभाषा में आता है। उसके साथ ही उसको लेके आप इंडियन पिनल कोड की धारा 499 और 500 के तहत जो है संबंधित व्यक्ति जिसने वो सोशल मीडिया पे पोस्ट किया है उसके खिलाफ आप आपराधिक मामला दर्ज कर सकते हैं। जी सर, कहीं ना कहीं क्या ये साइबर क्राइम के साथ भी जुड़ा हुआ है? अगर मैं इसको साइबर डेफेमेशन शब्द देना चाहूँ तो मुझे लगता है काफ़ी उपयुक्त होगा। तो क्या ये साइबर क्राइम के साथ भी जुड़ा हुआ है ये मामला? जी बिल्कुल, किसी के सम्मान को आप ठेस पहुँचाएँगे साइबर के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, सोशल नेटवर्क पे जाके जब किसी के सम्मान को ठेस पहुंचाएंगे तो वो साइबर क्राइम की परिभाषा में आता है। जी सर, अक्सर कई बार ये होता है ना कि कुछ लोग, आप अगर किसी को बदनाम करना चाहते हैं, आप किसी का सम्मान को ठेस पहुंचाना चाहते हैं, ज़रूरी नहीं होता कि आप उसका नाम प्रकाशन में डालें,
जी। आप कहीं ना कहीं इंडिकेटिव वर्ड्स इस प्रकार का इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ ऐसा कह सकते हैं। और हाल फिलहाल में हमने अभी देखा भी कि बहुत ही चर्चित मामला था जॉनी डेप वर्सेस एम्बर हर्ड, जिसमें उन्होंने जॉनी डेप का नाम नहीं लिखा, बट फिर भी कोर्ट ने कहीं ना कहीं उन्हें दोषी माना और उनके ऊपर प्यूनिटिव चार्जेस और काफ़ी सारे उनके ऊपर काफ़ी $1 मिलियन का उन पर कॉम्पनसेशन लगाया। तो ऐसे मामलों में जहाँ पे कोई व्यक्ति कुछ ऐसा लिख रहा है और आपको लगता है कि ये मेरे खिलाफ लिखा गया है जानबूझ के, लोगों को भी समझ आ रहा है, आपको भी समझ आ रहा है, बट आपका नाम नहीं उसमें लिया जा रहा है, तो क्या तब भी आप मानहानि और डेफेमेशन का केस कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। उसमें हमें अदालत में यही साबित करना होगा कि जो इंडिकेटिव है ये स्पेसिफिकली मेरी तरफ को इंडिकेटेड है और मेरे सम्मान, आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से ही इसका प्रकाशन जो है वो किया गया है। उस परिस्थिति में ये मानहानि की परिभाषा में स्पष्ट रूप से आता है। जी सर, अक्सर कई बार लोग ऐसा सोचते हैं कि कौन कोर्ट कचहरी जाए, कौन एक लॉयर को एंगेज करे और डैमेजेस या फिर डेफेमेशन का केस करे। मैं थोड़ा सा इसमें ये जानना चाहूँगा, हम बात करते रहते हैं हमेशा फ्री लीगल एड की कि आपको निःशुल्क कानूनी सहायता मिले, तो क्या फ्री लीगल एड के तहत भी आप कहीं ना कहीं डेफेमेशन, या आपको ये लग रहा है कि आपके साथ बहुत बुरा हुआ है, आपके इज्जत के बारे में काफ़ी कुछ ऐसा बोला गया, तो क्या आप फ्री लीगल एड के माध्यम से भी केसेस फाइल कर सकते हैं कोर्ट में? जी बिल्कुल, फ्री लीगल एड जो भारत सरकार उपलब्ध कराती है और हर अदालत में ये उपलब्ध है। जिस किसी भी व्यक्ति को, इसमें श्रेणीवार बनाया गया है, सभी महिलाएं उसमें लीगल एड लेने के लिए हकदार हैं। फिर पर्टिकुलर कास्ट हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब लोग जो हैं वो उसमें ले सकते हैं। जो बिलो पॉवर्टी लाइन लोग रह रहे हैं वो भी फ्री लीगल एड लेके इस चीज़ को कर सकते हैं। जी सर, मैं कॉम्पनसेशन की तरफ आपका ध्यान लेके जाना चाहूँगा, क्योंकि अक्सर जब भी हम सुनते हैं मानहानि के बारे में तो बहुत बड़ी बड़ी अमाउंट्स क्लेम की जाती हैं कि मेरे इतना मान सम्मान को ठेस पहुंचाई गई है, मेरे बारे में ऐसा कहा गया, जो कि झूठ है। तो कॉम्पनसेशन कोर्ट्स कैसे डिसाइड करती है? क्योंकि आप तो कोर्ट में जाके कुछ भी मांगेंगे, बट ये तो कोर्ट का डिस्क्रिशन है कि वो किस प्रकार से क्वान्टिफाई करेगी मानहानि के केस में कॉम्पनसेशन को। तो सर, कॉम्पनसेशन कोर्ट्स किस प्रकार से देती हैं और ये प्रोसेस कैसा रहता है ये पूरा? सबसे पहले ये रहता है, एक पर्टिकुलर व्यक्ति जब अदालत में जाता है तो वो अदालत के समक्ष ये रखता है कि मेरे हिसाब से मेरी इज्जत इतनी है, तो मेरी जो रेपुटेशन है उसको ये लॉस हुआ है। सपोज करो कोई व्यक्ति बिजनेस में है जी, उसके खिलाफ कोई झूठा पब्लिकेशन होता है और उसका बिजनेस उससे गिर जाता है, तो वो उसके लिए डैमेजेस क्लेम करेगा। उसको मेंटल एगोनी होगी, उसके पारिवारिक जो पृष्ठभूमि है उसको नुकसान पहुंचता है। वो उन सारी चीज़ों को मिला के क्वांटिफाई करता है कि मुझे इस अकाउंट पे इतना लॉस है, इस अकाउंट पे इतना लॉस है, मेंटल एगोनी के कारण मुझे इतना डैमेजेस दिए जाएं। तो वो डैमेजेस इस हिसाब से क्लेम करते हैं और अदालत फिर जो अदालत के समक्ष तथ्य लाए जाते हैं, बयान दर्ज होते हैं, गवाह बोलते हैं, उसके हिसाब से अदालत उस चीज़ को क्वांटिफाई करता है। अगर अदालत को ये लगता है कि जो सारी चीज़ें कही गई हैं ये वास्तविक नहीं है, कुछ हद तक काल्पनिक हैं, तो उस परिस्थिति में मैंने कहा था एक अदालत टोकन अमाउंट देती है। वो ₹1 टोकन अमाउंट भी हो सकता है, वो 1 लाख भी टोकन हो सकता है। जैसे सपोज करो किसी ने 10 करोड़ का डैमेजेस किया है तो वो उसमें 10 लाख भी दे सकता है। वो टोकन भी होता है, उसमें कोई पर्टिकुलर नहीं है। जी सर, अक्सर कई बार लोग ये कहते हैं कानूनी हलकों में कि डेफेमेशन का केस नहीं करना चाहिए या मानहानि का केस नहीं करना चाहिए, कहीं ना कहीं एक प्रेशर टैक्टिक होती है। कितना सहमत हैं आप इन सब चीज़ों से? और जो दर्शक अभी आपको देख रहे हैं दूरदर्शन के माध्यम से, अगर उनको ये लगता है कि उनके साथ इस प्रकार से कुछ घटना की हुई है तो डेफेमेशन का केस क्या उन्हें करना चाहिए या नहीं? देखो, जहाँ ये एक आदमी की आत्मिक संतुष्टि की बात है, जब आदमी को ये महसूस हो कि मेरे सम्मान को ठेस पहुँचाई है तो वो उस चीज़ को लेके अदालत में ज़रूर जाता है और जाना भी चाहिए जहाँ आदमी के सम्मान की बात है, क्योंकि सम्मान ही सब कुछ है। अगर आदमी ने इज्जत खो दी तो कुछ भी नहीं रहा। तो सम्मान सब कुछ है। अपने सम्मान को बरकरार रखने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत ये हमें हक दिया गया है, उसको मेंटेन करना, उसको बनाए रखना हमारा राइट है। अपने राइट को लेने के लिए हमें अदालत में जाना चाहिए और उसके लिए अपने लड़ाई लड़नी चाहिए। जी सर, जैसा आप जिक्र कर रहे हैं कि जब भी आपको ये लगता है तो हमेशा कोर्ट के दरवाजे तो आप लोगों के लिए खुले ही हैं, आपको कहीं ना कहीं कोर्ट ज़रूर जाना चाहिए। और अगर आप अपने हक के लिए, आप अपनी इज्जत के लिए नहीं लड़ेंगे तो कोई और तो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं आएगा। सर, कई बार ये होता है कि जब हम कोर्ट केसेस की बात करते हैं, एक पार्टी जीतती है, एक पार्टी हारती है। तो अगर आप डेफेमेशन का केस करते हैं और किसी वजह से वो जीत नहीं पाए, तो क्या आप हायर कोर्ट्स में भी ये अप्रोच कर सकते हैं? क्या आप उसके रिव्यू के लिए या फिर आप उसको अगली कोर्ट में लेके जा सकते हैं? जी, उसमें अगर हम एक अदालत के निर्णय से सहमत नहीं हैं, असंतुष्ट हैं,
तो हम उस परिस्थिति में हम अपील अगली अदालत में कर सकते हैं जी। या संबंधित अदालत में रिव्यू भी दायर कर सकते हैं कि ये इस बिना पर ये अदालत का फैसला सही नहीं है, इसलिए इसको रद्द किया जाए। जी, कुलभूषण खजूरिया जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो दर्शकों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।